इससे पहले जो वीडियो क्या था वो था अपना जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब जो इससे अगला जो मॉडल आता है वो आता है रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो आप कॉपी पेन निकाल लेना और नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। तो देखना रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, ये अब हम पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जो 1911 में दिया गया था। देखना जो रदरफोर्ड था ये बहुत महान साइंटिस्ट था। इसके 11 शिष्यों को ना नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना महान साइंटिस्ट होगा। 11 शिष्यों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें ये सारे के सारे रदरफोर्ड, ये जो नील्स बोर, ये जे थॉमसन के शिष्य थे, और रदरफोर्ड के भी 11 शिष्यों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो देखना रदरफोर्ड के 2 शिष्य थे, गाइगर और मार्सटन, और कई की बुक में आपको इसको गेगर भी लिखा हुआ मिलेगा। गाइगर या फिर गेगर और मार्सटन। देखना रदरफोर्ड के ये 2 स्टूडेंट थे, गाइगर और मार्सटन। रदरफोर्ड के कहने पर गाइगर और मार्सटन ने एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। यानी कि ये तो था सर और ये थे इसके स्टूडेंट। तो रदरफोर्ड के कहने पर गाइगर और मार्सटन ने यह प्रयोग किया था। तो कई के बुकों में इस प्रकार से भी आता है, गाइगर और मार्सटन का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, या फिर रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो 1911 में दिया गया था। तो देखना एकदम से सरल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। तो देखना अगर आपको कोई ये पूछे कि ये जो दीवार है ये किससे मिलकर बनी हुई है, तो आप क्या करोगे कि इस दीवार को तोड़ोगे और जो अंदर निकलेगा, और हमें पता तभी तो पता चलेगा कि दीवार इससे मिलकर बनी हुई है। तो वही रदरफोर्ड ने देखा था। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो परमाणु है, और परमाणु को तोड़कर देखा था कि इस परमाणु के अंदर क्या क्या है। तभी तो किसी चीज को तोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और परमाणु को तोड़ना ना ऐसा वो संभव है नहीं, हम परमाणु को तोड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु तो बहुत ही सूक्ष्म होता है। परमाणु कैसे थोड़ी सूखते हैं, हवा में थोड़ी मिलता है कि परमाणु जो हमने तोड़ देंगे ऐसे ही। परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है। तब वो देखेंगे कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार से परमाणु को तोड़ा था और किस प्रकार से उसके परिणाम है, प्रेक्षण है, किस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ था। तो वो देखना। और किसी भी देखना प्रयोग को करेंगे तो उसके हम 3 भाग करते हैं। पहला भाग करते हैं कि प्रायोगिक व्यवस्था। प्रायोगिक व्यवस्था, किसी भी प्रयोग को करने के लिए हम उसके 3 भाग करेंगे। सबसे पहले करते हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। देखना परमाणु को रदरफोर्ड ने जो किस प्रकार से बताया था परमाणु के बारे में, वो अब करेंगे। तो उसके 3 भाग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रायोगिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो रदरफोर्ड ने देखना है कि ये रेडियो एक्टिव तत्व लिया था। ये था रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व। और रेडियो एक्टिव तत्व वो होता है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। और रदरफोर्ड ने वो रेडियो एक्टिव तत्व लिया था जिससे अल्फा किरणें निकलती हूं, अल्फा किरणें। और याद रखना जो अल्फा किरणें होती हैं वो होती हैं धनावेशित। अल्फा किरणें होती हैं धनावेशित, यानी कि रेडियोएक्टिव तत्व वो होता है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। और रदरफोर्ड ने वो किरणें ली थी, अल्फा किरणें ली थी, और अल्फा किरणें होती हैं धनावेशित। ये था रेडियोएक्टिव तत्व, और जो होता है धनावेशित, इसको आपको याद रख लेना है। और देखना हमें पता है कि रेडियोएक्टिव तत्व है, इससे अल्फा किरणें निकलेंगी, यानी कि इस प्रकार से सभी ओर फैलेंगी। अल्फा किरणें इस प्रकार से, है ना, सभी ओर फैलती है। तो हम ये नहीं चाहते कि किरणें सभी ओर फैलें, इसलिए हम इसके बाहर एक लेड का बॉक्स लगा देते हैं। ये लेड का बॉक्स है वो लगा देते हैं। यह है लेड बॉक्स।
अब जो अल्फा किरणें हैं वो सीधी जाएंगी, चारों ओर नहीं फैलेंगी। ये लेड का बॉक्स है वो लगा देते हैं। अब इस प्रकार से चलेंगे अल्फा किरणें, इस प्रकार से जाएंगे आगे। इस प्रकार से चलती हैं। अब देखना हमें इन अल्फा किरणों का संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त करना है, इसलिए इसके आगे हम एक स्लिट लगा देते हैं। ये स्लिट लगा देते हैं इसके आगे, ताकि अल्फा किरणें हैं वो संकीर्ण चली जाएं आगे। स्लिट है, ये कंक्रीट की बनी होती है। स्लिट हिंदी इंग्लिश दोनों में स्लिट ही देखना। बाकी देखना अल्फा किरणें इससे रोक ली जाएंगी इस स्लिट के द्वारा, और जो संकीर्ण किरणपुंज ही प्राप्त होगा। बाकी देखना इसके द्वारा, दीवार के द्वारा, ये जो कंक्रीट की दीवार होती है इसके द्वारा रोक ली जाएंगी और हमें सिर्फ एक संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त होगा। संकीर्ण पुंज प्राप्त होगा। बाद में देखना इसके आगे एक सोने की पन्नी है वो लगा देते हैं। सोने की पन्नी है वो लगा देते हैं इसके आगे। यह है सोने की पन्नी। देखना अब एक ये प्रश्न है कि अब ये सोने की पन्नी क्यों लगाई भाई, और दूसरी पन्नी भी तो लगा सकते हैं। तो देखना सोने की पन्नी इसलिए लगाई थी क्योंकि सोने को हम पीट पीट कर बहुत ही पतला कर सकते हैं। सोने को आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सोने में आघात वर्धना का गुण होता है कि हम सोने को पीट पीट कर बहुत ही पतला बना सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कोई भी तत्व है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे कि ये कोई भी तत्व है इस प्रकार से तत्व परमाणु से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कोई भी तत्व मोटा किस प्रकार से होगा कि एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत, इस प्रकार से तो आएंगी, और तभी है वो तत्व इस प्रकार से मोटा होगा। और ये जो सोना होता है इसको हम पीट पीट कर बहुत ही पतला बना सकते हैं। बाकी धातुओं को हम ऐसा नहीं कर सकते। सोने को हम पीट पीट कर एक चादर नुमा एक संरचना इसकी बन सकती है। एक सोने को ही हम पीट पीट कर पतला बना सकते हैं, बाकी और धातु को हम पतला नहीं बना सकते। अब देना सोने को अगर हम पीटेंगे, इस प्रकार से एग्जाम्पल है, इसको हम पीटना स्टार्ट करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से देखना, ये ऐसे हो जाएगा, इस प्रकार से है। कोई भी धातु मोटी है वो परत के ऊपर परत है तभी तो मोटी होती है। अगर हम इसको पीटना स्टार्ट करेंगे तो ये परत खिसक कर आगे चली जाएगी, और पीटेंगे तो ये परत खिसक कर आगे चली जाएगी, और लास्ट में जो बचेगा हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, यानी कि सिर्फ एक पतली चादर बचेगी। यानी कि अब हम इसके ऊपर वार करेंगे, और इसके ऊपर वार करने का मतलब है परमाणुओं के ऊपर वार करना। देखना पहले तो अपने पास ये था पहले। अगर एक परत होती तो हमें पता है एक परत में ये परमाणु इस प्रकार से होते हैं। अगर एक परत और होती इस प्रकार से परमाणु होते हैं, इसके ऊपर एक परत और होती तो देखना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा परमाणु कहां पर है, कहां पर हमें वार करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं कि एक ही चादर बचे इस प्रकार से। अब हम इसके ऊपर वार कर देंगे, और इसके ऊपर यानी कि सोने की पन्नी के ऊपर वार करने का मतलब है कि हम कहां पर वार कर रहे हैं, परमाणु के ऊपर वार कर रहे हैं। और परमाणु के ऊपर वार करेंगे तो वो तभी तो टूटकर बताएगा कि परमाणु के अंदर, मेरे अंदर ये चीजें हैं। तो यही कारण है कि सोने की पन्नी है वो पतली इसलिए ली जाती है क्योंकि इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, और सोने को हम पीट पीट कर बहुत ही पतला बना सकते हैं, पीट पीट कर पतला बना सकते हैं। यानी कि अब सोने इसके ऊपर वार करेंगे ना तो मतलब है इसकी परमाणु के ऊपर वार होगा, अब है ना। अब देखना आगे, और जो ये इस सोने की पन्नी की जो मोटाई होती है ये लगभग होती है 10⁻⁷ मीटर मोटाई की होती है ये पन्नी, यानी कि बहुत ही पतली होती है। 10⁻⁷ मीटर। अब इसके बाहर हम लगा देते हैं जिंक सल्फाइड का एक पर्दा। ये एक पर्दा लगा होता है ZNS पर्दा, जिंक सल्फाइड,
यानी कि पर्दा वो होता है जैसे कि वो रील नहीं आती क्या, ये जो वो रील है इसके ऊपर वो रील लगा देते हैं जिसमें जिंक सल्फाइड होती है, जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि जब भी अल्फा किरण यहाँ से टकराएगी फैलेगी तो यहाँ पर एक धब्बा बन जाएगा, फ्लैश बन जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि अल्फा किरणें यहाँ पर आ रही हैं। और इस पूरी व्यवस्था को एक निर्वात के अंदर है बंद कर देते हैं, निर्वात रखते हैं ताकि हवा के कण इसके अंदर है वो नहीं आए, क्योंकि हवा के कणों से भी टक्कर हो जाएगी, इसलिए हम इसको निर्वात रखते हैं, यानी कि इसके सारी की सारी हवा इसके अंदर से बाहर निकाल देते हैं तो इसके अंदर है वो निर्वात बचेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रायोगिक व्यवस्था थी। अब हम इसके देखेंगे प्रेक्षण और फिर देखेंगे इसके परिणाम। तो सबसे पहले देखना, एक बार और बता देता हूं कि रदरफोर्ड ने एक रेडियोएक्टिव तत्व लिया था जिससे अल्फा किरणें निकलती हैं और अल्फा किरणें याद रखना होती हैं धनावेशित। अब देखना रेडियोएक्टिव तत्व है, इसे अल्फा किरणें इस प्रकार से सभी ओर फैलेंगी। तो देखना हम ये नहीं चाहते कि ये अल्फा किरणें सभी ओर फैलें, तो सभी ओर फैलने से बचाने के लिए ना इसके बाहर एक लेड का बक्सा लगा देते हैं कि बाकी किरणें ना ये नहीं जाएंगी टकराने के बाद में, लेड के बक्सा अवशोषित कर लेगा, बाकी किरणें ना ये सीधी निकल जाएंगी। अब हमें जो एक संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त करना है, इसलिए इसके आगे अल्फा किरणों के आगे एक स्लिट लगा देते हैं, कंक्रीट की दीवार वो लगा देते हैं। अब जो किरणें जाएंगी वो संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त होगा। अब यहाँ से अल्फा किरणें सोने के पन्ने से टकराएंगी और इस पर्दे के ऊपर प्राप्त हो जाएंगी। और ये जेडनेस जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, यानी कि एक रील होती है, जहां से भी अल्फा किरणें टकराएंगी वहां पर फ्लैश बन जाएगा, एक धब्बा बन जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगी कि अल्फा किरणें यहाँ पर है। और इसके यहाँ पर एक सूक्ष्मदर्शी भी लगी हुई होती है, सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं कि ये धब्बा है वो कहाँ पर बन रहा है। इस प्रकार से एक सूक्ष्मदर्शी लगी हुई होती है। तो ये था इसकी प्रायोगिक व्यवस्था, यानी कि लेड बॉक्स है, रेडियोएक्टिव तत्व है, स्लिट है, संकीर्ण किरणपुंज है, सोने की पन्नी है और ये जिंक सल्फाइड का पर्दा, और ये पूरी व्यवस्था को एक निर्वात चैम्बर में बंद कर देते हैं ताकि जो हवा के कण है, धूल के कण इसके अंदर नहीं आए, ताकि क्योंकि ये धूल के कण आएंगे तो रेडियोएक्टिव तत्व उससे भी टक्कर करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि टक्कर कहाँ पर हो रही है, इसलिए इसके अंदर निर्वात रखते हैं, यानी कि इसकी पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं तो अंदर बच जाएगा निर्वात, और बाद में अल्फा किरण सोने की पन्नी से टक्कर करेगा। तो अब इसको देख लेना और इसको आप नोट कर लेना। अब हम इसके प्रेक्षण वो देखेंगे, देख लो फटाफट से। तो देखना प्रायोगिक व्यवस्था अब इसकी हो गई थी, अब देखेंगे कि प्रेक्षण है वो क्या क्या प्राप्त हुए थे। प्रेक्षण, तो देखना प्रेक्षण क्या था कि अधिकांश, इसमें प्रेक्षण है 1 नंबर प्रेक्षण। तो देखना रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं बिना विचलित हुए। तो यहां से देखेंगे अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। अब दूसरा है कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर मुड़ जाते हैं, यानी कि बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा प्रेक्षण था 20,000 में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसमें अधिकांश अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर
विक्षेपित हो जाते हैं और बेस जार में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। देखना ये इस प्रकार से था, जैसे कि अल्फा कण है, ये जो सोने के पन्ने पर टकराएगा तो बहुत सारे अल्फा कण क्या होते हैं कि सीधे निकल जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अल्फा कण हैं वो सीधे निकल जाते हैं, बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण क्या होते हैं इस प्रकार से अपने मार्ग से वो विचलित हो जाते हैं। जबकि कोई भी 20,000 में से कोई भी एक अल्फा कण जैसे कि गया और अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। तो देखना ये इसके प्रेक्षण थे। अब इन तीनों प्रेक्षणों से क्या परिणाम क्या प्राप्त हुए थे वो देखना। अब है 3 नंबर रिजल्ट है वो क्या प्राप्त हुआ था। तो पहला क्या था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो देखना इसका क्या मतलब हुआ कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए, यानी कि जो परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है ना। अगर खाली जगह होगी तभी तो सीधे निकलेंगे, कि बीच में कोई रुकावट आ जाएगी तो सीधे थोड़ी निकल सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है वो ये हुआ कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो होता है खोखला, जबकि थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु है वो ठोस धनावेशित गोला होता है ना। तो ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल वो नहीं समझा पाया था थॉमसन, आपको थॉमसन के परमाणु मॉडल में बताया था, यानी कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित सीधे निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यानी कि इस प्रकार से ये अपना परमाणु है, बहुत सारे अल्फा कण इस प्रकार से सीधे निकल जाते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। अब देखना इसका कारण क्या है। हमें ये पता है कि जो अल्फा जो किरणें होती हैं वो होती हैं धनावेशित। तो देखना पहली कंडीशन में क्या, जैसे कि ये अपना है अल्फा, ये है नाभिक अपना, ये है सोने की पन्नी है। अब जैसे कि ये इस प्रकार से अल्फा किरणें जाएंगी तो बहुत सारे अल्फा कण क्या होते हैं, जैसे कि इस प्रकार से सीधे निकल जाते हैं, जबकि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार से जा रहा है और इस प्रकार से अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। तो ये कंडीशन तभी हो सकती है जब ये भी धनावेश हो और इसके ऊपर भी धनावेशित हो, तभी तो ये किरण है 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित होगी। तो इससे देखना ये इस प्रकार से था, ये किरण यहां पर आई और इस प्रकार से विक्षेपित हो गई। यानी कि प्लस प्लस है, प्लस यहां पर है और प्लस अल्फा किरणें हैं। प्लस प्लस के बीच में हमें पता है प्रतिकर्षण होता है और माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण। अल्फा किरणें भी क्या है, धनात्मक है और इसके बीच में भी धनात्मक है। यानी कि इससे बात से हमें यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित है, क्योंकि धनावेश उपस्थित होगा तभी तो अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित होंगी। क्योंकि यहाँ पर माइनस होता तो हमें पता है अल्फा किरणें आकर्षण होता, लेकिन यहाँ पर है प्लस और जो अल्फा किरणें वो भी प्लस है। यानी कि अल्फा किरणें जो बहुत ऊपर से जा रही थी वो तो सीधी निकल गई, लेकिन जो इसके नजदीक से जाएंगी तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, आपस में इसमें होगा प्रतिकर्षण, यानी कि इसको धक्का देगा, तो धक्का देने से देखना इसके डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। तो इससे दूसरी जो परिणाम है, इससे पता चलता है कि जो परमाणु के अंदर है वो धनावेश उपस्थित होता है। परमाणु के अंदर
परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, क्योंकि धनावेश उपस्थित होगा तभी तो 90 डिग्री या फिर अपने मार्ग से विचलित होंगी। क्योंकि पहला तो वो था कि जो धनावेश है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है, यानी कि जो किरणें बहुत दूर तक, तो जो प्लस से बहुत दूर ऊपर जा रही थी वो तो सीधे निकल गई। जैसे ही किरणें प्लस से ऊपर आई, ये अल्फा किरणें आ रही हैं, ये अल्फा किरणें है, ये अल्फा किरणें, और अल्फा किरणें में हमें पता है धनात्मक चार्ज होता है, और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। प्लस प्लस के बीच में हमें पता है प्रतिकर्षण होता है, यानी कि ये प्लस है, इस प्लस को टक्कर करेगा तो टक्कर करती है डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी। तो इस बात का ये पता चलता है कि परमाणु के अंदर है वो धनावेश उपस्थित होता है। इसी कारण से कुछ किरणें हैं वो 90 डिग्री के से अधिक कोण पर विक्षेपित होती हैं। अब 3 नंबर है, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर क्या आता है, वापस लौट आता है। 20,000 में से, देखना बहुत बड़ा नंबर है ये, 20,000 में से कोई भी एक अल्फा कण अपने ही मार्ग पर वापस लौट आता है। देखना ये बात है, ये इस पर ये पॉजिटिव होता, ये इतना बड़ा पॉजिटिव होता तो ये किरणें टकराती वापिस चली जाती, ये किरणें टकराती वापिस चली जाती। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 20,000 में से, यानी कि ये जो धनावेश है वे बहुत ही सूक्ष्म भाग में उपस्थित है, यानी कि ये छोटे से भाग में उपस्थित है। यहाँ पर भी प्लस है और ये अल्फा किरण भी प्लस है, तो ये किरणें टकराएंगी और टकराने के बाद में हमें पता देखना आमने सामने की टक्कर होगी, यानी कि प्रतिकर्षण वो बहुत ही ज्यादा होगा। तो इससे देखना 20,000 में से, यानी कि जो धनावेश है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे परमाणु के अंदर धनावेश सूक्ष्म भाग में उपस्थित है, यानी कि होता है कि 20,000 में से कोई एक अल्फा कण, यानी कि एक इस प्रकार से किरणें आई, इससे टकराई और टकराने के बाद में वापिस उसी दिशा में लौट आई। यह है तीसरी कंडीशन, है ना। तो ये था अपना रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरणन प्रयोग। तो प्रायोगिक व्यवस्था भी आपको करवा दी है। प्रेक्षण है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित तो सीधे निकल गए। इसका मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जबकि थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु और ठोस धनावेशित गोला होता है। बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री या उससे अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित होता है। जबकि जे थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु की जो ठोस धनावेशित गोला होता है और इसमें धनावेश सभी जगह पर व्याप्त होता है, जबकि परमाणु के अंदर धनावेश वो छोटे से भाग में उपस्थित होता है। 20,000 में से कोई एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। इसका जो परिणाम है वो ये है कि जो धनावेश है वो बहुत ही सूक्ष्म भाग में